गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 8वां चैप्टर चल रहा था पादपों में खनिज पोषण। ठीक है बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंतर्गत टॉपिक डिस्कस किया था पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों की भूमिका। आज हमारा टॉपिक है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि कि पादप किन विधियों के द्वारा मृदा से खनिज तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं आज खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। तो देखिए बच्चों, मूल का जो दीर्घीकरण और विभज्योत क्षेत्र होता है, मूल का जो दीर्घीकरण और विभज्योत क्षेत्र होता है उसके द्वारा मृदा से खनिज तत्वों को किस रूप में अवशोषित किया जाता है? आयंस के रूप में। किस रूप में? आयंस के रूप में। जैसे क्लोरीन को अवशोषित किया जाता है क्लोराइड आयन के रूप में। समझ रहे हो बात को? मैग्नीशियम को अवशोषित किया जाता है मैग्नीशियम आयन के रूप में। तो मूल के दीर्घीकरण व विभज्योत क्षेत्र द्वारा मृदा से खनिज तत्वों को आयंस के रूप में अवशोषित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब खनिज लवणों के अवशोषण की दो विधियां होती हैं। मृदा से खनिज लवणों के अवशोषण की दो विधियां होती हैं, निष्क्रिय विधि और सक्रिय विधि। निष्क्रिय विधि और सक्रिय विधि, या हम कहें कि निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो खनिज लवणों के अवशोषण की कितनी विधियां हैं? दो विधियां, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे निष्क्रिय अवशोषण, खनिज लवणों का निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं निष्क्रिय अवशोषण की। तो देखिए निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है। तो निष्क्रिय अवशोषण के अनुसार खनिज तत्व, जो मृदा में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वो रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर, रासायनिक विभव प्रवणता कि भाई कहाँ किस साइड में सांद्रता अधिक है और किस साइड में सांद्रता कम है, इस आधार पर रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जिस साइड अधिक खनिज लवण है या अधिक खनिज तत्व है और एक साइड कम खनिज तत्व है, तो अधिक खनिज तत्व जहाँ अधिक सांद्रता है वहां से खनिज तत्व मूवमेंट करेंगे किस ओर? कम सांद्रता की ओर। ठीक है, तो रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण में खनिज तत्वों का अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो निष्क्रिय अवशोषण में जो खनिज तत्व हैं वो रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार के अवशोषण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय अवशोषण को हम भौतिक अवशोषण भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में या निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के लिए, निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा मत या सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत या मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन प्रमुख हैं जो ये हैं। पहला है संहति प्रवाह सिद्धांत, दूसरा है आयन विनिमय सिद्धांत और तीसरा है डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में तीन मत दिए गए हैं जो निम्न है। पहला है संहति प्रवाह सिद्धांत, दूसरा है आयन विनिमय सिद्धांत और तीसरा है डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे संहति प्रवाह सिद्धांत। किसको डिस्कस करेंगे? संहति प्रवाह सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? देखो, तो वाष्पोत्सर्जन जब होता है, हमने पढ़ा था रिसेंटली कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो कौन सा बल लगता है? वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव बल लगता है। ठीक है, और उस खिंचाव बल की वजह से मृदा से क्या अवशोषित होता है? जल। मृदा से जल निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन आकर्षण खिंचाव बल के प्रभाव में, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या कर्षण खिंचाव बल के प्रभाव से जल के निष्क्रिय अवशोषण के साथ साथ, जल के निष्क्रिय अवशोषण के साथ साथ जड़ों द्वारा खनिज तत्वों को भी अवशोषित कर लिया जाता है। ये सिद्धांत कहता है
कि वाष्पोत्सर्जन जब क्रिया होती है तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल लगता है। उस खिंचाव बल से जल का क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है, ये हमने पढ़ा है। तो उस जल के निष्क्रिय अवशोषण के साथ साथ खनिज तत्वों को भी अवशोषित कर लिया जाता है। ये कौन कहता है, संहति प्रवाह सिद्धांत कहता है। ठीक है बच्चों, अब जो ये निष्क्रिय अवशोषण है किसका, खनिज लवणों का, यह निष्क्रिय अवशोषण किसके समानुपाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती है। या ये हम कहें कि वाष्पोत्सर्जन की दर जब अधिक होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर जब अधिक होगी तो निष्क्रिय अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था संहति प्रवाह सिद्धांत। अब डिस्कस करेंगे हम आयन विनिमय सिद्धांत। अब देखिए बच्चों, निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में अगला जो सिद्धांत है वो है आयन विनिमय सिद्धांत। कौन सा, आयन विनिमय सिद्धांत, आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो यह सिद्धांत क्या कहता है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार मूल की सतह और बाह्य घोल, बाह्य घोल मतलब मूल के आसपास जो मृदा में घोल बना हुआ है किसका, जल का और खनिज लवणों का, तो मूल की सतह और बाह्य घोल के बीच में तो आयनों का एक्सचेंज होगा, मूल की सतह और बाह्य घोल के बीच में आयनों का एक्सचेंज होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार मूल की सतह और बाह्य घोल, बाह्य घोल कहाँ प्रेजेंट है, मृदा में, किसके आसपास, मूल के आसपास। तो मूल की सतह और बाह्य घोल के बीच निश्चित संख्या में धनायनों तथा ऋणायनों का विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, धनायनों तथा ऋणायनों का विनिमय अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित, अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित, तुल्य का मतलब समान, अपने ही तरह के तुल्य आवेशित आयनों से होता रहता है, अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित आयनों से होता रहता है। इसे आयन विनिमय कहते हैं। ये बात समझो, जैसे आप ये समझो, ये जो है मूल की सतह है, क्या है, मूल की सतह, ये सरफेस है मूल की, और ये है यहाँ मृदा, और मृदा में क्या है, घोल है किसका, जल का और लवणों का या आयनों का, आयनों का। ठीक है, जल प्रेजेंट है, जल में आयन्स जो है वो घुले हुए हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ है जैसे पोटेशियम आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन। अब मूल की सतह पर भी प्रेजेंट है आयन्स, मूल की सतह पर भी प्रेजेंट है आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अब मूल की सतह और बाह्य घोल के बीच में आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेकिन एक्सचेंज कैसा होगा, अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित आयनों से होता रहता है, अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित। तो जब पोटेशियम यहाँ मूल की सतह पर जाएगा, जब पोटेशियम मूल की सतह पर जाएगा तो इस पोटेशियम के तुल्य आवेशित, इसके समान ही और इसके तुल्य आवेशित आयन बाह्य घोल में आएगा। तो मूल की सतह पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोनियम आयन, जो किसके समान है, पोटेशियम आयन के की तरह ही है और उसके समान ही आवेशित है, उसके समान ही आवेशित है। तो पोटेशियम आयन तो रन मूवमेंट करेगा किस ओर, मूल की सतह की ओर। ठीक है, और मूल की सतह से हाइड्रोनियम आयन मूवमेंट करेगा कहाँ, बाह्य घोल की तरफ, बाह्य घोल की तरफ। ऐसे ही बाह्य घोल में क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन, तो वो मूवमेंट करेगा किस ओर, मूल की सतह की ओर। और मूल की सतह पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड आयन मूवमेंट करेगा किस ओर, बाह्य घोल की ओर। तो अपनी ही तरह के तुल्य आवेशित आयनों से एक्सचेंज होता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आयन विनिमय सिद्धांत। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में, किसके समर्थन में, निष्क्रिय अवशोषण के समर्थन में अगला सिद्धांत है डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत, तो यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह सिद्धांत डोनन के द्वारा, कब, 1927 में। यह सिद्धांत डोनन के द्वारा 1927 में प्रस्तुत किया गया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, तो इस सिद्धांत के अनुसार पादप में कुछ आयन्स ऐसे होते हैं, पादप में कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ, कोशिका झिल्ली से बाहर की तरफ नहीं आ सकते,
इसके अनुसार पादप में कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली से बाहर नहीं आ सकते। इन्हें क्या कहते हैं? स्थिर आयन। क्या कहते हैं? स्थिर आयन। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि कोशिका के अंदर कुछ आयन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ नहीं आ सकते। उन आयन्स को हम क्या कहते हैं? स्थिर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर आयन। जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर कहाँ से? बाहर से। कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन व ऋणायन दोनों ही प्रवेश कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर धनायन व ऋणायन दोनों ही प्रवेश कर सकते हैं। ये कौन कहता है? डोनन साम्यावस्था सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका में कुछ ऐसे आयन्स प्रेजेंट होते हैं जो कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं जा सकते। कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं? स्थिर आयन। जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर कहाँ से? बाहर से धनायन व ऋणायन दोनों ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, सामान्य दशा में क्या होता है कि कोशिका के भीतर और बाहर आयनों की स्थिति क्या होती है? बराबर होती है। सामान्य स्थिति में या नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि कोशिका के भीतर और कोशिका के बाहर दोनों साइड में ही आयनों की जो स्थिति है वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यदि कोशिका झिल्ली के भीतर स्थित ऋणायन, यदि कोशिका झिल्ली के अंदर कोई या कोशिका के अंदर कोई ऋणायन है जो कोशिका झिल्ली के बाहर नहीं आ सकता, अर्थात वो क्या है? स्थिर आयन है। तो यदि कोशिका झिल्ली के भीतर स्थित ऋणायन जो कि बाहर नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? वो स्थिर आयन है। क्या है? स्थिर आयन। बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ऋणायन को संतुलित कौन कर सकता है? धनायन को संतुलित कौन कर सकता है? ऋणायन। तो वह ऋणायन जो कोशिका के अंदर है और बाहर नहीं आ सकता, अर्थात स्थिर आयन है, तो उन्हें संतुलित करने के लिए बाहर से धनायन झिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर कोई ऋणायन है जो कि स्थिर आयन है, बाहर मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उस ऋणायन को संतुलित करने के लिए बाहर से कौन अंदर आएगा? धनायन अंदर आएगा। कौन अंदर आएगा? धनायन। बाहर से धनायन झिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो जो अंदर प्रेजेंट था ऋणायन वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। लेकिन बाह्य विलयन में ऋणायनों के प्रवेश नहीं करने से, भाई ऋणायन तो बाहर मूवमेंट कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो स्थिर आयन है। बाहर के विलयन में ऋणायनों के प्रवेश नहीं करने से उनकी संख्या किसकी? धनायनों की, क्योंकि धनायन जो बाहर प्रेजेंट है वो तो संतुलित हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से ऋणायन बाहर मूवमेंट किया ही नहीं। तो बाह्य विलयन में ऋणायनों के प्रवेश नहीं करने से उनकी संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उनकी संख्या अधिक हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? डोनन संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनन संतुलन। फिर बाहर की तरफ धनायन अधिक हो गए, फिर किसी न किसी धनायन जो है वो ऋणायन को संतुलित करने के लिए अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। अच्छा, इस सिद्धांत का महत्व किस कारण से है? इस सिद्धांत का महत्व इस कारण से है कि जो खनिज तत्व जो हैं जो कोशिका के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, जो खनिज तत्व कोशिका के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूवमेंट कर रहे हैं। सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूवमेंट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इस वजह से इस सिद्धांत का महत्व है। तो ये था डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। तो इस तरीके से आज हमने टॉपिक डिस्कस किया निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है बच्चों, कल टॉपिक डिस्कस करेंगे हम सक्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण टॉपिक कंप्लीट होते ही हमारा लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ते हैं हम सक्रिय अवशोषण। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।